आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। यहाँ पे मैं थ्योरी का हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। हर एक पॉइंट लिखूंगा नहीं, बट मैं एक्सप्लेन हर एक पॉइंट करूंगा, तो अच्छे से सुनना और लास्ट तक सुनना। तभी आपको पूरा कनेक्शन समझ में आएगा कि थ्योरी का क्या लॉजिक है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बट जितने भी कोलिजन हो रहे हैं ना रिएक्टेंट में, वो सभी प्रोडक्ट नहीं बना रहे। उसका कुछ फ्रैक्शन है जो ही प्रोडक्ट बनाएगा। और वो जो फ्रैक्शन है, उसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। उसी फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। ये समझ में आया इफेक्टिव कोलिजन टर्म क्या है। इफेक्टिव कोलिजन मतलब कितना फ्रैक्शन जो है कोलिजन का, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब ये जो इफेक्टिव कोलिजन है, बेसिकली ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो हो गया एनर्जी। ठीक है। और जो दूसरा है वो है ओरिएंटेशन। एक एनर्जी हो गया, दूसरा ओरिएंटेशन हो गया। अब ये क्या मतलब है एनर्जी का, क्या मतलब ओरिएंटेशन का, उसको समझते हैं। तो थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पे एनर्जी के बारे में। पहला पॉइंट जो है इफेक्टिव कोलिजन का, एनर्जी। देखो, इस थ्योरी के अंदर ये थ्योरी बोलता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनके पास कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। अगर उनके पास वो मिनिमम एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। चलो एक ग्राफ से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैं एनर्जी ले रहा हूँ। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, मान लीजिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। ठीक है, मतलब रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है उसकी बात हो रही है। तो मान लो कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, उनकी कुछ एनर्जी थी। तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। मान लो कि ये एनर्जी हो गई, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को पार कर देंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतना समझ में आता है। मतलब बोल सकते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट है या जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, वो सभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, उसका कुछ फ्रैक्शन ही है। तो उसके लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी, इतना एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, तभी वो प्रोडक्ट में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलो थोड़ा सा ग्राफ में जो भी टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। ये जो रिएक्टेंट का एनर्जी है ना स्टार्टिंग का, इसको आप बोलते हैं नॉर्मल एनर्जी। इसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल एनर्जी एक टर्म हो गया। या फिर इसी का जो दूसरा टर्म है आप उसको बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी हो जाएगा। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं इनको, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये हो गया, समझ में आता है। उसके बाद ये यहाँ से पूरा जो एनर्जी है यहाँ तक का, इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके। और ये जो एनर्जी गैप है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आता है। ठीक है। और ये जो लास्ट पॉइंट है, ये है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया, इतना एनर्जी ये प्रोडक्ट का हो गया। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको बोलते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आता है। चलो देखो, इसमें आपको पता है जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है। तो मान लो आपको दिया हुआ है कि रिएक्टेंट जो है उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट से, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की तरफ कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे प्रोडक्ट की तरफ ऐड किया, आपको पता चल गया कि यार ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। इतना समझ में आता है। एंडो के लिए उल्टा हो जाएगा। समझ में आता है। ठीक है। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे जब उनके पास मिनिमम एनर्जी होगा। ठीक है। तो देखना, जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जो है वो जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है या इक्वल है, उनको तो आप बोल देते हो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उनको हम बोल देते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, मतलब वो रेडी हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। और जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, उनको आप बोल देते हो
पैसिव मॉलिक्यूल्स, उनको बोला जाता है पैसिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना समझ में आता है। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल जो होते हैं बेसिकली, जो एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहता है। पैसिव मॉलिक्यूल्स हो गए और जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहता है। और ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। समझने की कोशिश करना, ली चेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा बोल सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जैसे जैसे आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो पैसिव मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे किसमें, एक्टिव मॉलिक्यूल्स में। एक्टिव मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, मतलब अब जो है ज्यादा कोलिजन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इतना बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं, एनर्जी की टर्म में हमने यहाँ पे देखा नॉर्मल एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। ठीक है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स और पैसिव मॉलिक्यूल्स हमने स्टडी किए, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को शायद। ठीक है, ओके। देखो, एनर्जी जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, जो कि आपने आइडियल के इक्वेशन में स्टडी किया होगा। ठीक है, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो किस तरीके का दिखता है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और फिर भी मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। मान लो ये T1 टेम्परेचर पे है। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, 1/n dn/du ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जब आप वेलोसिटी के बीच में ड्रॉ करते हैं, जब आप एनर्जी के साथ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे टी आ जाता है, और ये हो गया यहाँ पे एनर्जी, इधर एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। ठीक है, और आपको पता है कि ये ग्राफ का जो एरिया मिलेगा टोटल, ई एक्सिस पे वो यूनिटी आता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं T2 टेम्परेचर पे। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना रिएक्शन का, जैसे ही आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, ग्राफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। ये हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन में। ठीक है, ओके। मैंने अभी बात की एनर्जी की आपके सामने कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मान लो ये मिनिमम एनर्जी है ई नॉट। ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स के पास में है, वो मिनिमम एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के पास में है, ऐसा बोल सकते हैं। वो मिनिमम एनर्जी किसके पास है, ये मिनिमम एनर्जी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास में है, इन मॉलिक्यूल्स के पास में है। तो सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, इस एरिया का वैल्यू आता है e⁻⁻⁰ ध्यान रखना, ये इस एरिया का वैल्यू है। और यही जो है e⁻⁻⁰ जो है ना, इसी को आप बोलते हैं बेसिकली, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई नॉट, ऐसा बोल सकते हैं। ई नॉट से जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो इतने मॉलिक्यूल्स है। तो एनर्जी फैक्टर तो हमने कंसिडर कर लिया, स्टडी कर लिया। अब जो दूसरा फैक्टर आता है, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर आता है ओरिएंटेशन, दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन। ठीक है, और ओरिएंटेशन को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं लूंगा आपके सामने। जैसे मान लो एक रिएक्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो NO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और CO2 प्लस NO बन रहा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से होता है। चलो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड है। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NO2 कुछ इस तरीके से होता है, यह भी हमको पता है। CO2 कैसा होता है, CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। ठीक है, देखना ध्यान से, समझने की कोशिश करना मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, तो ये CO2 तभी बनेगा, CO2 तभी बनेगा, देखो CO2 कब बनेगा, जब CO और NO2 दोनों के बीच में कोलिजन होगा। मतलब इस CO को ध्यान से देखो, इस CO में और इन दोनों CO को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नीचे वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अगर इस ऑक्सीजन के साथ कोलिजन करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कोलिजन होगा, बॉन्ड बन जाएगा, CO2 आसानी से बन जाएगा। बट वहीं अगर ऊपर वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन अगर इस ऑक्सीजन के साथ कोलिजन करेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तो बॉन्ड बनने वाला नहीं है, क्योंकि CO2 में तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। मतलब ये जो CO है इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है प्रोडक्ट बनाने के लिए, इस CO का ओरिएंटेशन सही नहीं है। सिर्फ ये जो CO है यही आपको इस NO2 के साथ कोलिजन पे CO2 दे सकता है।
मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर जो है वो भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों फैक्टर्स आपको समझ में आए, एनर्जी और ओरिएंटेशन फैक्टर। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, तभी वो प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट होंगे। ठीक है, समझ में आता है इतना? चलिए बढ़िया। तो देखो अब दोनों फैक्टर को मैं कंबाइन करने वाला हूँ। आपको मैंने बताया कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी, जिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी बैरियर से ज़्यादा है। इतना समझ में आता है? ठीक है, जब आप इस कांस्टेंट को हटाएंगे, आपको पता है कि रेट जो है वो बेसिकली रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। जब आप इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक फैक्टर आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको मैंने ए लिखा है यहाँ पे। ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन है। इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उनका क्लियर आइडिया आपको होना चाहिए। ए जो है ना, ओरिएंटेशन वाले फैक्टर को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन वाला फैक्टर जो है उसको ए कंसिडर करता है, और ये जो है ये एनर्जी बैरियर वाले फैक्टर को कंसिडर करता है। इतना याद रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ए जो है उसको क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो ए जो है उसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या तो आप इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, राइट, या फिर इसी को बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दोनों ही इसके नाम है। इतना क्लियर होता है? तो हमारा टारगेट अब इसी इक्वेशन पे रहेगा, k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई नोट बाई आर टी। और इसी इक्वेशन के कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं, वापस से उस इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं, k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई नोट बाई आर टी। ठीक है, अब देखना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, माइनस ई नोट बाई आर टी वाला जो टर्म है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि के इंक्रीज करेगा, और के इंक्रीज करेगा तो यार रेट भी इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज हो गया। वहीं अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये तो था टेम्परेचर से रिलेशन। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। अब हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, देखना ध्यान से, अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज किया तो माइनस ई ए बाई आर टी जो है, जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज किया तो माइनस ए बाई आर टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो के है वो भी डिक्रीज होगा, और आप बोल सकते हैं कि रेट भी डिक्रीज होगा। और जब आप एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे तो आपका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में आता है? ठीक है, ओके। चलो एक बात बताओ, अगर मान लो टेम्परेचर जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कितना हो सकता है मैक्सिमम रेट, ये भी तो जरूरी है जानना। मान लो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया। जब टी टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया तो e की पावर माइनस ई नोट बाई आर टी जो है वो क्या होगा, बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। मतलब ई नोट बाई आर टी लगभग क्या हो जाएगा, जीरो के आसपास हो जाएगा, और e की पावर जीरो ये वन को अप्रोच करेगा, ये वन के आसपास हो जाएगा, बोल सकते हैं। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि जो k होगा ना वो a के इक्वल हो जाएगा। समझ में आता है? when t टेंस टू इन्फिनिटी जो k होगा वो a के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है ना, उसका मीनिंग क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पॉसिबल फॉर ए रिएक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम रेट कांस्टेंट, मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पॉसिबल फॉर एनी रिएक्शन, कि एक रिएक्शन के लिए कितना मैक्सिमम रेट कांस्टेंट हो सकता है, वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बताता है। इतना समझ में आता है? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब फिर से हम आरएनएस इक्वेशन लिख रहे हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ हमें और भी स्टडी करना है अभी। ठीक है, इतना समझ में आता है? चलो एक काम करते हैं, दोनों साइड आप एल एन ले लो, एल एन के इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, और डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, एल एन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस में वो क्या कर देगा, ग्राफ बनवाएगा एल एन के वर्सेज वन बाई टी में ग्राफ बनवाएगा। तो एल एन के तो वाई एक्सिस में हो गया, वन बाई टी एक्स में हो गया, तो ये स्लोप हो गया प्लस ये कांस्टेंट हो गया।
यहाँ से जो स्लोप है ध्यान रखना वो माइनस ई ए बाई आर टी आ रहा है। इतना क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो इतना क्लियर होता है। आपको पता है कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है और सी जो है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्लियर होता है। और ये हो गया स्लोप, जिसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये होगा माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो ये हो गया आपका आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड। आरएनएस इक्वेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो उनमें किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी बैरियर हो गया, हमने स्टडी किया। ओरिएंटेशन हमने देखा, ग्राफिकल डेटा हमने देख लिया। ठीक है, और यहीं पे देखो बेसिकली आरएनएस इक्वेशन जो है वो क्या है, एक तरीके से वो है कि कैसे टेम्परेचर जो है ना वो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, कैसे रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वैसा कुछ। ठीक है, तो मान लो कि T1 टेम्परेचर पे जो है रेट कांस्टेंट K1 है, तो T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये भी हमें जानना जरूरी है। मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के, रेट कांस्टेंट का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है उसका अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो वो आएगा ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल्स टू ई ए बाय आर। हो गया, ये हो गया 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है कि T1 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है और T2 पे रेट कांस्टेंट K2 है। तो एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिया होगा और दूसरे टेम्परेचर पे पूछेगा आपको, बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आता है इतना? ठीक है, ओके। अब इसमें जो लास्ट बचा हुआ है ना कोलिजन थ्योरी में, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। वो क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट क्यों स्टडी करते हैं हम? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए के फॉरवर्ड होता है। के फॉरवर्ड क्या होता है? ए फॉरवर्ड ई की पावर माइनस फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। और के बैकवर्ड भी होता है, उसका आप क्या बोलते हो? ए बैकवर्ड ई की पावर माइनस ई बैकवर्ड बाय आर टी लिखते हैं। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड होता है। यहाँ पे ए फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय ए बैकवर्ड आएगा और ई की पावर में क्या आ जाएगा? आप एक काम कीजिए 1/RT जो है ना, 1/RT को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप वन या माइनस 1/RT को कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा? ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होता है? चलो, तो देखो क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ए फॉरवर्ड और ए बैकवर्ड जो है ना उसके रेशियो को मैं सिंपल एक कांस्टेंट लिख रहा हूँ। ए लिख दूं तो चलेगा ना? ठीक है, ए लिख दिया मैंने। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ए, ए की पावर माइनस, ध्यान रखना हाँ, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड जो होता है वो क्या होता है? डेल्टा एच होता है, ध्यान रखना ऑलवेज। अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आप बोल देंगे एंडो है, नेगेटिव है तो एक्सो बोल देंगे। तो ये बनेगा माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। समझ में आया? ये एक्सप्रेशन जो है ये किसके लिए है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। और इसी में अगर आप एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू निकालोगे, एल एन ए माइनस डेल्टा एच बाई आर टी बोलेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे तो हम दो रिएक्शन के लिए बनाएंगे, एंडोथर्मिक के लिए और एक्सोथर्मिक, दोनों के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। अभी जस्ट आपने देखा था कि इसमें अगर आप ग्राफ किस किस के बीच की बात चल रही है, एल एन के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच की बात चल रही है। एक्सोथर्मिक में भी ग्राफ जो है एल एन के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच की बात चल रही है। क्या आ रहा था? स्लोप। स्लोप हमने देखा था माइनस डेल्टा एच बाई आर था। ठीक है, तो क्योंकि एंडो में डेल्टा एच जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है और एक्सो में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। एंडो में डेल्टा एच पॉजिटिव है तो माइनस डेल्टा एच बाई आर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, समझ में आता है? और एक्सो में क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो जो स्लोप होगा ना वो क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा एच बाई आर। डेल्टा एच ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो स्लोप जो है वो आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो ये था कोलिजन थ्योरी पूरा। ठीक है, एक बार फिर से आप पढ़िएगा, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।